डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ई लेक्चर में हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक और वैचारिक क्या परिणाम निकले। राजनीतिक परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला इसका वो ये हुआ कि इस औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि अब एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। ना तो वो किसान था और ना ही वो सामंत था, वह एक नया पूंजीपति वर्ग था। पूंजीपति वर्ग राज्य को बहुत अधिक आय में जुटाने में सहायता दे रहा था। उसके आर्थिक समृद्धि की वो नींव था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा था, उत्पादन बढ़ा रहा था, देश में पूंजी का प्रवाह बढ़ा रहा था। तो ऐसे में इस मध्यम वर्ग को ये लगा कि जब वो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसे में इस पूंजीपति वर्ग ने, नए उदय हुए मध्यम वर्ग ने संसद में अपने प्रतिनिधित्व के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी। राजनीतिज्ञों पर दबाव बनाकर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री कानून पास करवाए जो पूंजीपतियों के हित में होते, और उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ संसद की कुछ सीटों को भी अपने नाम किए जाने की भी सिफारिश की और जो बाद में मानी भी गई। तो इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बाद के जो समय था, आने वाला समय, उसकी राजनीति को बहुत अधिक हद तक प्रभावित किया। और बाद में हम देखते हैं कि लेबर दल, डेमोक्रेटिक दल, ये दल भी ब्रिटेन की राजनीति में उभर कर आए। औद्योगिक क्रांति का दूसरा राजनीतिक परिणाम यह निकला कि अब धीरे धीरे श्रमिक आंदोलनों का उदय होने लगा। श्रमिक वह मजदूर वर्ग था जो गांवों के कृषि क्षेत्रों से पलायन करके शहरों में आया था। वो कारखानों में काम करता था और बड़े शहरों के बहुत ही छोटे से इलाके में बहुत सघन स्थिति में और दयनीय स्थिति में रहता था। ना उसके पास अच्छी सड़कें थी, रहने की बहुत ही खराब व्यवस्था होती थी, पीने का साफ पानी नहीं मिलता था और शौचालयों की व्यवस्था भी नहीं होती थी। और उसके अतिरिक्त ये था कि ज़्यादा काम के घंटों की वजह से उसका शारीरिक रूप से भी शोषण होता था और उसको किसी भी प्रकार की कार्य के लिए या उसके स्वास्थ्य के लिए उसको किसी भी प्रकार की बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। ये स्थितियां जब कुछ समय तक 20-30 सालों तक चलती रही, उसके बाद में धीरे धीरे मजदूर वर्ग ने भी संगठित होकर अपनी स्थितियों में सुधार के लिए, अपने रोजगार को सुरक्षित बनाने के लिए, काम के घंटों को कम करवाने के लिए और कारखानों में सुरक्षा नियमों को अपनाए जाने के लिए, इन सब मांगों को लेते हुए धीरे धीरे आंदोलन करने शुरू कर दिए। क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी तो शुरू में पूंजीपति और सरकारों ने इनकी बातों पर सुनवाई नहीं की, लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे सरकार को भी मजबूर होकर ऐसे नियम कानून लाने पड़े जो कि मजदूरों की हितों की भी कुछ हद तक सुरक्षा करते थे। और एक परिणाम यह भी रहा कि अब पूरे यूरोप में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो गई। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य ये है कि जैसे ब्रिटेन के पास भारत और अफ्रीका के कुछ देशों के उपनिवेश थे और वहाँ से उसको कच्चा माल मिल जाता था। उस कच्चे माल की बदौलत ही ब्रिटेन में इंग्लैंड के जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, लिवरपूल, इन शहरों में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई और उनसे उत्पादित सामान जो है वो पूरे देश में और विश्व भर में बेचा जाने लगा। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में आर्थिक समृद्धि आई। अभी इसी समृद्धि से ही जब देखा गया कि ये समृद्धि कैसे आ रही है, तो दूसरे देशों ने भी अलग अलग देशों में, महाद्वीपों में अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि फ्रांस ने भी अफ्रीका के कुछ देशों पर अधिकार कर लिया, जर्मनी
नीदरलैंड और यहाँ तक कि अमेरिका भी चीन के बड़े भूभाग के कुछ क्षेत्रों पर उसने भी कब्जा किया। अब इन उपनिवेशों के ऊपर कब्जा करने की होड़ बढ़ने लगी, क्योंकि यूरोप के सभी देशों को यह बात समझ में आ गई थी कि जिस देश के पास जितने ज़्यादा उपनिवेश होंगे उसके पास उतना ही ज़्यादा मानव श्रम उपलब्ध होगा, यानी उतने ज़्यादा मजदूर या दास उपलब्ध होंगे, और जिसके पास जितने ज़्यादा उपनिवेश होंगे उसको उतना ही बड़ी मात्रा में और कम कीमत पर कच्चा माल मिलेगा। वही कच्चा माल कारखानों में काम आएगा और उससे देश की समृद्धि बढ़ेगी। तो अब उपनिवेशों को प्राप्त करने की एक होड़ शुरू हो गई और उसका परिणाम हम ये देखते हैं कि अफ्रीका और एशिया, भारत जैसे दूर के इनमें देशों में, इलाकों में भी फ्रांस और इंग्लैंड की या ब्रिटेन और पुर्तगालियों या स्पेन वासियों की, इनके भी आपस में युद्ध होने लगे और ये युद्ध होते थे उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए। तो ये थे औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक परिणाम। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के वैचारिक परिणाम क्या क्या निकले। तो महत्वपूर्ण तौर पर जो हमने राजनीतिक परिणामों में देखा या कि आर्थिक परिणामों में, वही परिणाम हम वैचारिक परिणामों के तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे कि आर्थिक उदारवाद का विकास हुआ। आर्थिक उदारवाद से तात्पर्य है कि पूंजीपतियों ने अपना एक दबाव समूह बनाकर राज्य को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह ऐसे कानून पारित करे जिसमें पूंजीपति को अपने कारखाने में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं सहना पड़े, और सरकार का काम सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना है कि मजदूर हड़ताल न करें, वो कारखानों में कुछ तोड़फोड़ न करें और किसी की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जो पूंजीपति है वो मजदूरों से किस कीमत पर काम करवाते हैं या कितने घंटे काम करवाते हैं, इस बारे में सरकार कोई दखल न दे, यानी सरकार सब चीज़ों से मुंह फेर के बैठी रहे और सिर्फ वो शांति व्यवस्था का काम करे। तो इस प्रकार का आर्थिक उदारवाद भी कुछ समय तक यूरोप में चला। हालांकि बाद में इसको मजदूरों के श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, मजदूर आंदोलन हुए, तो ये आर्थिक उदारवाद भी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया। एक इसका औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह भी रहा कि समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद से तात्पर्य था कि जितने भी मजदूर वर्ग है उनमें उनको भी उतनी ही समानता का और मानवीय गरिमा का अधिकार है जितना किसी एक देश के अन्य नागरिक को या पूंजीपति को अधिकार होता है। फैक्ट्री कानून लागू हुए, श्रम कानून लागू हुए और इस प्रकार से एक सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ और उसी प्रकार की विचारधारा का भी, जो बाद में हम कम्युनिज्म के तौर पर देखते हैं, साम्यवाद के तौर पर, उस विचारधारा का भी विकास हुआ। और आर्थिक सोच की एक और विचारधारा जिसे हम बाद में पूंजीवाद के तौर पर देखते हैं, तो उसका भी विकास हुआ। तो ये औद्योगिक क्रांति के दो प्रकार के परिणाम हैं। अगले ई लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।